गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। आप सबका स्वागत है हमारे तीसरा LAM मीटिंग के लिए। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ, राइट, बारिश बहुत है बाहर, मैं समझता हूँ। 4 बजे शुरू करने वाले थे। हमारी प्रभु जी की जो टीम है, राइट, वो और 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुँचेंगे। 3 दिन का नंबर का टीम है, वो आ रहे हैं, तो हम अपना मीटिंग स्टार्ट करेंगे। बाय द टाइम वो लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो जैसा आप लोगों को हमने इनवाइट में ऑलरेडी बताया था, आज का जो एजेंडा है, राइट, आज का एजेंडा बेसिकली 3 चीज़ के ऊपर खासकर 3 से 4 चीज़ के ऊपर खासकर पे फोकस है। पहला होगा कि आप आने वाले महीने में, यानी कि अगले महीने सितंबर में हमारा AGM होता है। हर सोसाइटी में AGM होता है, तो ये AGM किस तरह का प्रॉपर कंडक्ट करना चाहिए, उसका डूज एंड डोंट्स क्या है, क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं बोलना चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा, सोसाइटी में GST का एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तीसरा, इनकम टैक्स का कंप्लायंस क्या होता है, राइट, इनकम टैक्स हमें भरनी है तो कैसे भरना होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे को जो इनकम सोसाइटी को आती है उसमें कैसे डिटेल्स किया जाता है, उसके क्या क्या चीज़ें हमारे इनकम टैक्स के दायरे में आता है सोसाइटी के, उसके बारे में हम करेंगे। और चौथा होगा, अगर आपका कोई भी क्वेरी होगा तो हम वो क्वेरी लेंगे। ये सब चीज़ के लिए हमारे पास गुरमीत सिंह जी है, जो हमारे LA वार्ड के चेयरमैन हैं। तो ये आपको AGM के रिलेटेड और GST रिलेटेड के बारे में आपको बताएंगे। फिर हमारे साथ प्रवीण जी है, राइट, वो आपको इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। तो मैं गुरमीत जी और प्रवीण जी का स्वागत करता हूँ। लेट्स वेलकम दैम। So welcome to all in our LAM meeting 151 to 155 चैम्बूर M1। जैसा कि मनोज जी ने आपको आपका आज का एजेंडा बताया है कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसमें पहला पॉइंट है एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वेरी लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन इन नाउअडेज। आप सब जानते हैं ये अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त और सितंबर 2 महीना दिया गया है सब सोसाइटी को एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करने के लिए, और इसकी आखिरी डेट है, क्या है बताइए आप लोग? 30 सितंबर। हाँ, आप साथ में बोलेंगे तो मजा आएगा, है ना। बड़ी कॉमन सी चीज है, सब जानते हैं 30 सितंबर तक करना है, करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आज का जो AGM के बारे में आपको बताना है ना, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है। AGM हमारी सोसाइटी को 30 साल से रजिस्टर हर साल करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या बात है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, AGM के कंप्लायंसेस कोऑपरेटिव MSC एक्ट 1960 में सेक्शन 75 में जो दिए हैं और बायलॉज नंबर 95 में जो दिए हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि उस सेक्शंस का, उस बायलॉज का अगर आप उसके अनुसार AGM नहीं करते हैं तो आपकी मैनेजिंग कमिटी सेक्शन 75(5) के अंतर्गत इमीडिएट डिस्क्वालीफाइड हो जाती है। उसको रजिस्ट्रार को पावर है आपको डिस्क्वालीफाई। और अभी पिछले दिनों में, तो ये देखो कानून तो बहुत पुराना है ना, कभी किसी को डिस्क्वालीफाई किया नहीं, इसलिए डर नहीं लगता है। लेकिन ये पिछले आप 2 साल का ट्रेंड देखेंगे, हजारों सोसाइटियों की मैनेजिंग कमिटी जो है वो डिस्क्वालीफाई हुई है सिर्फ AGM में प्रॉपर लॉ के हिसाब से न चलने की वजह से। और ये जो तादाद है डिस्क्वालिफिकेशन की कमेटी की, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आज हर कमेटी में ना 2 ग्रुप बन गए हैं, हर सोसाइटी में 2 ग्रुप बन गए। मुझे कमेटी में आना है, और उसका रीजन क्या है? रिडेवलपमेंट सबसे बड़ा रीजन है ना। सब चाहते हैं हमारी सोसाइटी का रिडेवलपमेंट होने वाला है, चेयरमैन का पावर हमें चाहिए, सेक्रेटरी का पावर हमें चाहिए, और उसके लिए क्या करना है? पावर लेना, तो पुरानी कमेटी को डिस्क्वालीफाई कराना पड़ेगा। अब पुरानी कमेटी को कैसे डिस्क्वालीफाई कराना है? वो क्या कानून से नहीं चला रही है, उसको ढूंढना है। और सबसे तगड़ा पॉइंट क्या है? AGM। जितनी भी मैनेजिंग कमेटी डिस्क्वालीफाई हो रही है, 90% AGM कंप्लायंसेस नहीं करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब टोटल हमारा जो आज का AGM का जो सेक्शन होगा, उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1, व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन प्रायर टू AGM, है ना। AGM करने के लिए क्या क्या आपको तैयारियां करनी है,
एजीएम में बैठने से पहले। एजीएम के अंदर आपको कैसे हैंडल करना है सारे सोसाइटी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, और एजीएम होने के बाद मैनेजिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज है। सिंपल। तो 3 पार्ट में करने से आप लोगों को काफी समझने में आसानी हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। प्रायर टू एजीएम आपने क्या क्या देखना है। प्रायर टू एजीएम जानने से पहले एक जस्ट आपको मैं डेट वाइज बता देता हूं कि क्या क्या कंप्लायंसेस होती है। सब जानते हैं, जैसे 31 मार्च ईयर एंड होता है, आपको कितना टाइम मिलता है अकाउंट फाइनल करने के लिए, बैलेंस शीट फाइनल करने के लिए, मालूम है किसको? बैलेंस शीट फाइनल होने की लास्ट डेट क्या है? 15 मई सर, ओनली 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। 45 दिन के अंदर आपकी बैलेंस शीट फाइनल होनी चाहिए। ये पहला पड़ाव है, याद रखना। ठीक है। दूसरा पड़ाव क्या है डेट का? 31 मई, 15 दिन मिलते हैं बैलेंस शीट पूरे आपके सोसाइटी के जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनको आकर के चेक करने के लिए। आपने 15 मई तक बैलेंस शीट फाइनल करनी है, फिर वो सोसाइटी में देखने के लिए रख देनी है। भाई जो भी मेंबर आए 15 दिन तक आके देख सकता है। 15 मई से 31 मई लास्ट, उसके बाद वो आएगा, अगर सोसाइटी एंटरटेन करे तो नहीं तो नहीं। ठीक है। तो ये 15 दिन दिए जाते हैं। एक बार 15 दिन के अंदर मेंबर्स ने जो चेंज करवाया वो हम अपने अकाउंटेंट को बोल के चेंज कर देते हैं, नहीं तो वो 31 मई को बैलेंस शीट ब्लॉक हो गई। ठीक है। फिर 1 जून से उस बैलेंस शीट को ऑडिटर के पास भेज दिया जाता है। ठीक है। ऑडिटर को 2 महीने का टाइम दिया जाता है, जून एंड जुलाई। तो ऑडिट कब तक फाइनल होनी है? 31 जुलाई। 31 जुलाई तक सबकी ऑडिट खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर का स्टैम्प सिग्नेचर, ऑफिस बेरर्स का स्टैम्प सिग्नेचर बैलेंस शीट पे, ऑडिट रिपोर्ट पे सब आ जाना चाहिए। नहीं, देखिए ऑडिटर आपका पैनल में होना चाहिए, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑडिटर है। ठीक है। तो वो कॉर्पोरेट लॉ के जैसा नहीं है कि सोसाइटी ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। ठीक है। कोऑपरेटिव लॉ के अंदर एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट or any person who is registered in empanelment of cooperative society is eligible to do the audit of cooperative society. वो एडवोकेट होगा तो भी, वो जस्ट बीकॉम पास होगा लेकिन पैनल में है तो भी कर सकता है। उसके पास पैनल लाइसेंस नंबर होना चाहिए बस। ठीक है। हाँ, 100 रुपये। ठीक है। सर लोग लेते हैं, लोग एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, काफी लेते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे है सोसाइटी और ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग रहता है। बट आप ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो 100 रुपीज पर मेंबर पर एनम इन मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई। लेकिन जहां पर ब्रिजबेन महानगर या महानगर पालिका नहीं है, जहां पंचायत है, जैसे ये नहीं गाँव में, वहां कितना अलाउड है? 70 रुपये। ठीक है। चलो ठीक है जाते। अब ये हो गया आपका जुलाई में ऑडिट कंप्लीट हो गई। अब आपको एजीएम करने के लिए अगस्त और सितंबर 2 महीने मिलते हैं। ठीक है। ये 2 महीने जैसा मैंने शुरू में आपको कहा, आपको जनरल बॉडी के लिए मिलते हैं। तो ये 2 महीने में आपको अभी जनरल बॉडी की तैयारी करनी है। कितने दिन पहले नोटिस जाएगा एजेंडा का? 14 क्लियर डेज। अब वो डेफिनेशन आप उसका मीनिंग निकाल लो कैसे। ठीक है। 14 into 24 आवर्स पहले जाना चाहिए। ठीक है। अब आपको तैयारियां क्या करनी है? एक तो सबसे पहले आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने पास रेडी करनी है। सेक्रेटरी का काम है, चेयरमैन का काम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड अपने हाथ में तैयार रखनी है, which includes your income and expenditure account, balance sheet and all the annexures of the financial statements. ये सबसे पहले प्रायोरिटी आइटम्स आपको एजीएम बुलाने के पहले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 28 एंड ड्यूली रिमार्क बाय द ऑडिटर कि आपके यहाँ क्या क्या उसने वेरीफाई किया है।
वो आपके हाथ में होना चाहिए। तीसरा, आपके पास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट हाथ में होना चाहिए। एजीएम बुलाने से पहले मैनेजिंग कमेटी ने आपस में बैठ के आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बजट तैयार करना है। ठीक है, वो बजट कैसे बनाते हैं उसके लिए फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी है। जस्ट टू अंडरस्टैंड नाउ, आपने बजट बनाना है, जिसने डिटेल में पूछना है कैसे बनाना है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर ऑन दी एस्टिमेट बेसिस, ये आने वाले साल में क्या खर्चा होने वाला है। फिर आपने जो ऑडिट हो गया था जुलाई में, उसका रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन फॉर्म वो रेडी करनी है एजेंडा सर्कुलर करने से पहले। ये वो फॉर्म में बारे में मालूम है सबको, है ना? तो ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन फॉर्म वो आपने पहले अपने हाथ में रेडी करनी है सब डॉक्यूमेंट्स के साथ। और एक लास्ट एनुअल रिपोर्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये आज कौन से साल की ऑडिट हो रही है? 23-24। तो 23-24 की एनुअल रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। एनुअल रिपोर्ट किसको बोलते हैं? इट इज द फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन पूरे पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या सोसाइटी ने काम किया है सब अपनी अच्छाइयां लिखते हैं, बुराइयां नहीं लिखते। ठीक है, कि मैंने पिछले साल में ये लिफ्ट बनाया, ये मेंटेनेंस बनाया, ये रोड बनाया, ये किया, मैंने इतने सारे ट्रांसफर करवाए अपनी सोसाइटी में। ठीक है, मैंने इतने ये सब अच्छे काम किए, मैंने ये किया सब, मैंने ये 15 अगस्त बनाया, 26 जनवरी बनाया, ये सब लिख करके वो बोलता मैंने इतना ड्यूज रिकवर था, ड्यूज था उसको रिकवरी किया है, वो उसमें लिख सकता है। और जो भी वो पूरा अपने 12 महीने की मिनट्स देखेगा और अपने बैंक स्टेटमेंट देखेगा, ये सब देखेगा, उसमें जो भी उसको अच्छी बातें लगती है वो सब अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखेगा। हाँ, लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। कानून तो बोलता है फेयर एंड ट्रू एनुअल रिपोर्ट बनानी है, अच्छी और गलत बात है, बट तू लिखे वो गलत है तो वो अच्छी बात है। दिस इज फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन, भले लिखे कोई भी। ठीक है, चेयरमैन के डेस्क से जानी चाहिए। एनुअल रिपोर्ट ही होती है एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन। तो ये सारी चीजें मटेरियल आपको जमा करनी है एजीएम सोचने से पहले, एजीएम की तारीख सोचने से पहले। राकेश जी कौन सी सोसाइटी से? पूजा अपार्टमेंट। ठीक है, थोड़ा लेट आया तो मैं जस्ट फास्ट वो चीजें रिपीट कर देता हूँ, आपको जिसको लिखनी हो लिख दो। एजीएम करने से पहले आपके टेबल पे क्या क्या होना चाहिए? एजीएम की डेट डिसाइड करने से पहले आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड एक्सेल्स एंड एवरीथिंग। आपके पास ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 128 विद ऑडिटर्स रिमार्क्स होना चाहिए। ठीक है, आपके पास अगले फाइनेंशियल ईयर का बजट चाहिए, आपके पास ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट रेडी चाहिए, जो ऑडिटर ने रिमार्क दिया उसके ऊपर क्या रेक्टिफिकेशन करना है। आपके पास चेयरमैन का एनुअल रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आपके पास जमा हो गई तो अब आप सोचना कि हमें जनरल बॉडी बनानी है। सो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रायर टू एजीएम। एजीएम के पहले इतना होमवर्क करना जरूरी है, बराबर सर जी? ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है ना। आप नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या करते हैं? हम ऑडिट रिपोर्ट आ गई एजेंडा पर, ऐसे होता है, बहुत गलत। ठीक है, अब सेक्शन 75 पढ़ोगे उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहा। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? जिस दिन आपके पास सारी चीजें आ गई, फिर सेक्रेटरी का ड्यूटी है मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कॉल करना। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में वो सारी चीजें टेबल करना। वो सारी चीजें टेबल करने के बाद एजीएम का एजेंडा बनाना, वो मैनेजिंग कमेटी का काम है। हाँ, एजीएम का एजेंडा बनाना और उसकी डेट और वेन्यू डिसाइड करना। तो 3 चीजें मैनेजिंग कमेटी में डिसाइड होगी। एजीएम कौन सी तारीख को होनी है, कहां होनी है और उसमें क्या क्या डिस्कशन करना है। ठीक है, और वो एजेंडा मैनेजिंग कमेटी के रिजोल्यूशन में पूरा डिटेल में आना चाहिए। अगर आप मैनेजिंग कमेटी में खाली इतना पास करते हैं कि हम एजीएम 30 सितंबर को बुलाएंगे, ठीक है, आपने 10 सितंबर को सर्कुलर इशू कर दिया उसमें एजेंडा के साथ,
और मैनेजिंग कमेटी में एजीएम के एजेंडा के पॉइंट नहीं लिखे 1 2 3 4 5 6, तो वो सर्कुलर गलत हो जाएगा, कोई भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि चेयरमैन या सेक्रेटरी को अपने आप एजेंडा लिखने का कोई अधिकार नहीं है। एजेंडा के साथ मैनेजिंग कमेटी का रेजोल्यूशन का सपोर्टिंग चाहिए। नहीं, मेजोरिटी मतलब रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, कमेटी में पास होना चाहिए। अगर किसी एक या दो जन को ऑब्जेक्शन है तो रिकॉर्ड करो, जैसा सब रेजोल्यूशन पास होते हैं वैसे ये रेजोल्यूशन, ठीक है, कोई उसके लिए नया अलग से कानून नहीं है। अब आपने मैनेजिंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने एजीएम बुलानी है, ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम सेक्रेटरी का काम होता है, जैसे मैनेजिंग कमेटी हो गई, सेक्रेटरी ने वो एजेंडा को तैयार करना है, टाइप करना है, और जो चीजें मैंने आपको बताई है ना पहले से चाहिए, क्या क्या चाहिए अभी आप लोग बोलोगे, क्या क्या तैयारी करके रखी हुई है आपने टेबल पे, प्रॉफिट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, एनेक्सर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, नेक्स्ट ईयर बजट, एनुअल रिपोर्ट और बजट, हाँ बजट बोला, और ओ फॉर्म, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने रेडी की है, ये सारी चीजें एजेंडा के साथ एनेक्सर करनी है, सब मेंबर को जाएगा ना एजेंडा, सब मेंबर्स को जब एजेंडा जाएगा तो एक कागज नहीं जाएगा, गलत है, ये जितनी चीजें मैंने बताई है वो एजेंडा के साथ स्टेपलर होके सबके घर जाएंगी, ओ फॉर्म का ड्राफ्ट जाएगा, बजट की कॉपी जाएगी, चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट जाएगी, पीएनएल बोल तो बार-बार क्योंकि कॉर्पोरेट के काम से है ना, तो सोसाइटी एनपीओ है नॉन प्रॉफिट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा, बैलेंस शीट और एनेक्सर्स जाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 128 एंड उसके रिमार्क्स जो भी होंगे वो सारे जाएंगे, कोई भी पेज हाइड नहीं करना है, ठीक है, सारा ट्रांसपेरेंसी, जेरॉक्स का खर्चा आता है आने में, जितने भी फ्लैट है सब जेरॉक्स करके सब मेंबर के घर कम से कम 14 क्लियर डेज पहुंचना चाहिए, नॉट अलाउड, ठीक है, आप ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, आप कुछ भी करो, लेकिन एक हार्ड कॉपी आपको हर के घर में जाने की कोशिश करनी है, और नोटिस बोर्ड पे खाली एजेंडा वाला फर्स्ट पेज लगा देना, वो भी जरूरी है। हाँ बोलिए। अरे बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई तो करेगा, है ना। ओल्ड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 68, ओ फॉर्म टू बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट, राइट, बड़े ध्यान से सुनो, ओ फॉर्म टू बी सबमिटेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट, सबको आपकी ऑडिट लास्ट डेट की हुई, कौन सी लास्ट डेट थी, 31 जुलाई, 3 महीना कब खत्म होता है, 31 अक्टूबर, एजीएम कब करनी है, 3 महीना हुआ क्या, 2 ही महीना हुआ ना, यही सवाल है आपका, बराबर, लेकिन वर्डिंग फिर मैंने बोला था मेरे वो वर्डिंग पे ध्यान देना, कानून में लिखा है सबमिटेड डेट, सबमिटेड टू रजिस्ट्रार्स ऑफिस इज 31 अक्टूबर, बट जनरल बॉडी आपकी अगस्त में हो या सितंबर में हो या ऑडिट रिपोर्ट के 10 दिन बाद हो, आपको वो देना है, ठीक है, जनरल बॉडी में ओ फॉर्म प्रेजेंट करना 100% मैंडेटरी है, जरूरी है, अगर आप जनरल बॉडी में ओ फॉर्म को डिस्कस नहीं करते हो तो आप एनी टाइम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, सेक्शन 75(5). रमेश प्रभु की टीम आ गई है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मिस्टर सुनील पुरेदी, मिस्टर नरेश पाई भी आए हैं, प्लीज कम। हाँ, एजीएम में मैंने टोटल अपने स्क्रिप्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रायर टू एजीएम प्रिकॉशंस, ड्यूरिंग द एजीएम एंड आफ्टर द एजीएम मैनेजिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपका भी रिवीजन हो जाएगा, क्विकली एक बार मैं फास्ट बोल देता हूँ, ठीक है। प्रायर टू एजीएम, अकाउंट्स टू बी फाइनलाइज्ड बिफोर 15 May, kept for observation to all the flat owners till 31st May, ठीक है, do the audit before 31st July, once the audit is complete, आप टेबल पे 5-6 आइटम रेडी रखोगे एजीएम की डेट डिसाइड करने से पहले, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट एंड ऑल द फाइनेंशियल एनेक्सर्स, ये एक चीज हो गई।
आपका ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म 128 एंड रिमार्क्स गिवन बाय द ऑडिटर, दो चीज हो गई। वो टेबल पे जब तक नहीं होगा आप डेट नहीं डिसाइड करोगे। आपका एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द डेस्क ऑफ चेयरमैन, वो आपके टेबल पे होना चाहिए। प्रीवियस पूरा डिटेल सब बता दिए, ठीक है। आपको शॉर्टकट पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आपके पास जो ऑडिट होके आएगी उसका रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन फॉर्म वो टेबल पे होना चाहिए, ड्राफ्ट ऑफ द फॉर्म। बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर आपके टेबल पे होना चाहिए। इतनी सब चीजें अगर आपके टेबल पे हैं तो आप सेक्रेटरी का काम है मैनेजिंग कमेटी बुलाना और एजीएम का एजेंडा बना के डेट डिसाइड। जब तक ये 6 चीजें आपके टेबल पे नहीं है आप जनरल बॉडी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। वेरी क्लियर। ये 6 चीज होनी चाहिए हाथ में जनरल बॉडी की डेट डिसाइड करने से पहले। अब ये 6 चीजें आने के बाद मैनेजिंग कमेटी में एजीएम का एजेंडा अप्रूव करना है और इन डिटेल लिखना है। खाली ये नहीं लिखना है कि जनरल बॉडी ये तारीख को है, नहीं। इन डिटेल जो आपने मैनेजिंग कमेटी में एजेंडा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 डिसाइड किया है वो मैनेजिंग कमेटी के रेजोल्यूशन में पूरा टाइप कर। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे सेक्रेटरी का काम है और एनी टाइम ऑन और बिफोर 14 पीरियड डेज मैनेजिंग कमेटी ने एजेंडा की कॉपी एंड अलॉन्ग विद ऑल 6 आइटम्स जो अपने टेबल पे रखी थी वो सारी की सारी के जेरॉक्स लगा के सारे फ्लैट ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, एक भी चीज मिस नहीं कर दी। क्लियर। आपका एजेंडा का कॉपी पहले पेज, देन एनुअल रिपोर्ट, बजट, ओ फॉर्म, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, सारी चीजें फाइल बना लो, फोल्डर बना लो या स्टेपलर कर दो, जितने नंबर ऑफ फ्लैट्स है उतना लेके सबको देना है। और ओनली एजेंडा का कॉपी फर्स्ट पेज जो है वो नोटिस बोर्ड पे लगाना है। और बाकी पेज भी किसी को नहीं मिलते हैं तो वो ऑफिस में आकर 14 दिन का टाइम है आकर के इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। सर्कुलर चला गया है, ठीक है। अब 14 दिन में क्या है, किस भी मेंबर को किसी भी एजेंडा के पॉइंट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेरी है तो वो पहले से ही चेयरमैन को या सेक्रेटरी को लेटर लिख सकता है कि हमें ये डाउट है, ताकि एजीएम के टाइम उस तरह पे समय बचे। ट्राई करना है 1 to 1 अगर पहले सॉल्व, अगर कोई मिस्टेक नहीं है खाली क्लैरिफिकेशन है तो वो पहले ही आकर के कर सकता है ताकि एजीएम में समय बर्बाद हो। हाँ, अगर उसको कोई ऐसा लगता है मिस्टेक है तो वो एजीएम में वो मिस्टेक क्वालिफाई कर सकता है और वहाँ आपके रिमार्क्स में आ जाएगा, एजीएम में मिनटेड हो जाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस हो गए प्रायर टू एजीएम। नाउ ड्यूरिंग द एजीएम क्या करना है। अब एजीएम जब आती है सब जमा होते हैं जिस टाइम पे एजीएम है। समझो फॉर एग्जांपल आपने 30 सितंबर को सुबह 10 बजे एजीएम रखा, एक आर्टिफिशियल डेट है, 30 सितंबर को सुबह 10 बजे एजीएम रखा। 10 बजे सब आना शुरू हुए। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, कोरम। सबसे पहले वही दिमाग में आता है ना, कोरम है कि नहीं। सब जगह वही प्रॉब्लम है, हमारी कोरम है क्या है, 500 मेंबर है हमारे व्हाट्सएप में, कितने जन है। हाँ, वही उसी के ऊपर ही अभी चर्चा है हमारी। आप लोग बताइए कितना कोरम होना चाहिए भैया। आप लोग कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी 50 साल से रजिस्टर्ड है, आप कोरम कितना देखते हो। देखो कोरम के लिए बोला गया है 2/3 सही शब्द है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 20 whichever is less और 20 मेंबर्स। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी 500 मेंबर की सोसाइटी है सपोज, मैं जानबूझ के बड़ा फिगर ले रहा हूँ। 2/3 कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 होता है, 300 2 305 जो भी होता है, ठीक है। और 20 दोनों में छोटा कौन है, 20, तो 20 भी हो गया 500 मेंबर में, तो आपको कोरम हो गया। समझ में आया, मैंने जानबूझ के बड़ा फिगर दिया समझाने के लिए। वो भी इंक्लूड है, बीच में वो भी इंक्लूड है, हो गई, ठीक है। तो लीगल कोरम इज 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ और 20 whichever is less। अभी समझो आपके 10 मेंबर की सोसाइटी है, अभी छोटा सा फिगर लेता हूं, है ना। 10 मेंबर का 2/3 कितना हुआ, हाँ 4 हुआ। 4 मेंबर को आधा तो नहीं होगा ना, सॉरी 2/3 7 हुआ, 6.67 आता है। तो
तो आदमी को काट तो नहीं सकते, तो 7 पकड़ो, ठीक है। 7 जन का हुआ। और दूसरा आइटम क्या है, 20। 20 और 7 में छोटा कौन है, तो 7 जन हुआ, तो आपका कौन, ठीक है। तो आपने 30 सितंबर को 10 बजे जनरल बॉडी रखी है, और शाम 10 बजे आपका 2/3 और 20 जो दोनों में से छोटा है उतने प्रेजेंट है, तो इमीडिएट जनरल बॉडी स्टार्ट करो, कुछ आधा घंटा रुकने की जरूरत नहीं। 20 और 2/3 whichever is less। मैंने आपको 2 एग्जांपल देके बताए, 100 मेंबर की सोसाइटी का और 10 मेंबर की सोसाइटी, ठीक है। इमीडिएट स्टार्ट करनी है 10 बजे, अगर ये कोरम हो गया। कोरम नहीं हुआ तो क्या अल्टरनेट है, बताइए। वेट, वो एजेंडा में लिखना चाहिए, लेकिन एजेंडा में नीचे फुटनोट में लिखना चाहिए कि हम आधा घंटा रुकेंगे। अब रुके, फिर भी कोरम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फिर भी 2/3 नहीं हुआ, 20 नहीं हुआ, क्या करेंगे। फिर 2 ऑप्शन है, फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका कोरम तो भी नहीं हुआ आधे घंटे बाद तो फिर 2 ऑप्शन है, आप मीटिंग कर लो, नहीं कोरम है तो भी कर लो, चेयरमैन के परमिशन के, ठीक है। ये ऑप्शन 1, जो जितने आए उनका अटेंडेंस हो जाएगा, और वो जो भी रेजोल्यूशन पास करेंगे इट इज बाइंडिंग ऑन फुल सोसाइटी, जो अक्सर उनके ऊपर में बाइंडिंग। और दूसरा ऑप्शन, चेयरमैन को दयालु है तो बोलते हैं हमारे एजेंडा में कुछ ऐसा सीरियस पॉइंट है जो हम 4 आदमी से नहीं डिसीजन ले सकते, तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं जनरल बॉडी। ये सेकंड ऑप्शन। हाँ, अगर आपकी पहली मीटिंग ओरिजिनल डेट अगर 30 सितंबर के पहले है, समझो आपने एग्जाम्पल क्या लेगा, 30 सितंबर सुबह 10 बजे कोरम नहीं हुआ, आधे घंटे बाद में नहीं हुआ, चेयरमैन चाहता है कि मैं बिना कोरम के नहीं करूंगा, तो मिनिमम 7 दिन के बाद और मैक्सिमम 30 दिन के पहले, मतलब 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में कोई भी डेट पे उसी एजीएम को सेम एजेंडा के साथ दोबारा किया जा सकता है। दो ऑप्शन है, चेयरमैन के ऊपर है। अगर कोरम 10 बजे नहीं है और 10:30 बजे भी नहीं है, तो चेयरमैन के पास 2 पावर है, 2 ऑप्शन है, या तो कर दे या तो उसको एडजॉर्न कर दे। एडजॉर्न कब करेगा, मिनिमम आफ्टर 7 days ऑफ द ओरिजिनल डेट और विद इन 30 days फ्रॉम द ओरिजिनल। नहीं, दोबारा खाली सर्कुलर देना है कि इन द ड्यूरिंग द एजीएम कोरम वाज नॉट देयर, चेयरमैन इज डिसाइडेड with unanimously present members, if the next date of the AGM is say 15th October, ठीक है, all members are requested to present at 15th October with the same agenda and discuss। ये खाली इतना सर्कुलर करेंगे तो बहुत हो गया, एजेंडा पहले किया हुआ है, वो जो सारे ऑडिट रिपोर्ट वगैरह पहले दी हुई हो, दोबारा देने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो ड्यूरिंग दी एजीएम एक ये बात हो, समझो हमारी कोरम हो गई, कर दो 30 days के बाद तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, समझो 30 सितंबर था, चेयरमैन ने बोला बाद में करेंगे, 15 अक्टूबर का डेट दिया, 15 अक्टूबर को भी कोरम नहीं हुआ, यही सवाल है। 15 अक्टूबर को भी नहीं हुआ, कर दो, जितने भी जन आए होंगे कर दो। हाँ, नहीं, उसमें आधा घंटा भी नहीं देना है, 10 का टाइम है, 10 बजे कर दो, बोले 2 जन, and that resolution is binding on all। नहीं सर, मैं उसके लिए जब हम एजेंडा भी आएंगे ना, एजेंडा में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है कि जो इतना जरूरी है कि बिना कोरम के ना हो सके। सपोज एक आध पॉइंट ऐसा भी है तो उसको डिफर्ड करके बाद में स्पेशल टीवी बुलाओ, बट वहां पे जनरल बॉडी आपको फिनिश करनी है। हाँ, वो भी आपके बाद में, आज एजीएम का टॉपिक है, आज उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। एचजीएम में भी कोरम है, ठीक है। तो जैसे अभी हम कौन से फेज में थे, आज के फेज 2 में ड्यूरिंग द मीटिंग क्या क्या देखना है ना। प्रायर टू मीटिंग का हो गया, ड्यूरिंग द मीटिंग में सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोरम, उसके बारे में बता दिया। और क्या देखना है, अटेंडेंस कौन लगाएगा, बाप की बेटा, किसका अलाउड है, कौन सा ओनर, 2 जन के मियां बीवी के नाम पे, फर्स्ट ओनर ओनली, सब्जेक्ट टू बाय डिफॉल्ट। मैं नहीं बोलता कि फर्स्ट ओनर ही कर सकता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ओनर नहीं आते हैं ना। मैं क्या बोला, सबसे पहले क्या चेक करना है,
कि वो फर्स्ट ओनर है, अगर आया है तो खत्म, उसके अलावा उस घर से और कोई नहीं। ठीक है, एक घर से एक ही जन अलाउड है, ऐसा नहीं है मियाँ बीवी के नाम पे फ्लैट है, दोनों आगे बोले दोनों का अटेंडेंस लगा दो, दोनों को वोटिंग राइट्स होगा, नहीं, दोनों डिस्कशन कर सकती है, नहीं, जो फर्स्ट है वही कर सकता है। और समझो फर्स्ट किसी कारणवश नहीं आता है तो सेकंड ओनर विद दी परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट ओनर, बाय डिफॉल्ट नहीं, रिटर्न परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट ओनर। जब दोनों भी ओनर नहीं आए फिर एसोसिएट के लिए क्या करना है, जनरल बॉडी में नहीं कि ये मैं एसोसिएट का फॉर्म लाया हूं मुझे बैठने दो, नहीं, जनरल बॉडी के फार बिफोर उसने एसोसिएट मेंबर का फॉर्म भरना है, सबमिट करना है, और वो एसोसिएट मेंबरशिप मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में अप्रूव होनी चाहिए। अगर उसने समझो आपका 30 सितंबर को जनरल बॉडी है, 28 सितंबर को फॉर्म लाके देता है एसोसिएट मेंबर का, और 28 और 30 के बीच में कोई मैनेजिंग कमेटी मीटिंग नहीं हुई है, दैट पर्सन कैन नॉट अटेंड, क्योंकि उसका एसोसिएट मेंबरशिप अभी तक मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव नहीं हुआ है। तो उसको जो भी आपकी पहले की मैनेजिंग कमेटी हुई होगी वहां पे अप्रूव करवा के लेना है, फिर वो बैठ सकता है। ठीक है, बट नो केस प्रॉक्सी, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, ये दिमाग में आता है जैसा कॉर्पोरेट में होता है, नॉट अलाउड। ठीक है, आप बोलेंगे मैं नहीं हूं, मेरा कोई एसोसिएट मेंबर भी नहीं है, मैं मेरे साले को पावर ऑफ अटर्नी लिख के देता हूं, साला घर में, सोसाइटी में। ठीक है, तो ये आपके अटेंडेंस का हो गया, किसका अटेंडेंस आप ले सकते हो, और जिसका अटेंडेंस ले सकते हो वोटिंग राइट्स भी उसी बंदे का होगा, और डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी वही बंदा कर सकता है। कुछ है सवाल? नहीं आएगा, जब 2019 से पहले आता था, 2019 में आपको मालूम है नया अमेंडमेंट आया 154 भी, नहीं, उसने उसको निकाल दिया है। अब एसोसिएट मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट में एंडोर्स नहीं करना है, उसको शेयर सर्टिफिकेट से आप डिलीट मारो, नहीं, आप तो वो तब तक पेंडिंग करेगा ना यार, वो आप डिस्कशन करने जाओगे तो बहुत पड़े। ठीक है, हम आज के टॉपिक पे ऐसा बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट पे किसका नाम आएगा, आइदर रजिस्टर्ड बायर, और जिसके नाम पे आपने फर्स्ट नेम सेकंड नेम ट्रांसफर किया है, बायर नहीं है तो लीगल हेड से आया है, कैसे भी आया है, ट्रांसफर आया है, ट्रांसमिशन आया है, कैसे भी आया है, ठीक है, उसका नाम आएगा। एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं आएगा। नॉमिनी का आ सकता है सर जी, प्रोविजनल मेंबर करके आ सकता, ठीक है, लेकिन नॉमिनी का कब आएगा, मेंबर के मरने के बाद। जब तक ओरिजिनल मेंबर जिंदा है नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं आएगा। ओरिजिनल मेंबर जब मर गया तो नॉमिनी का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे आएगा एज अ प्रोविजनल मेंबर टू एंजॉय ऑल द राइट्स एक्सेप्ट द ओनरशिप प्रॉपर्टी राइट्स, मेंबर्स टू एंजॉय ऑल राइट्स इन द सोसाइटी एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रोविजनल मेंबर। तो चलो ये तो हो गया हमारा, हाँ बिल्कुल, अगर ओरिजिनल मेंबर मर गया, नॉमिनी ने आपको पहले अपीयर, ऐसा नहीं है कि समझो 20 सितंबर को ओरिजिनल मेंबर मर गया, नॉमिनी ने बीच में 10 दिन कुछ नहीं किया, वो नहीं बैठेगा भैया, उसको पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा प्रोविजनल मेंबर बनने के लिए। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आते हैं बाइलॉ में, वो हरे कलर के फॉर्म नहीं देते हम लोग, उसमें से कुछ सिलेक्शन के फॉर्म्स है, वो उसको देने पड़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजनल मेंबर के। फॉर्म नंबर महेश जी, फॉर्म नंबर 17 नंबर, ठीक है। हाँ, तो ये होने के बाद जो है उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे आ जाता है और उसको सारे राइट्स मिलते हैं एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ड्यूरिंग दी एजीएम आ जाते हैं दोबारा। हमारी कोरम हो गई, हमने डिसाइड कर लिया कि कौन कोरम में काउंट होगा और कौन रजिस्टर में साइन करेगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है डिस्कशन में, और किसको अगर कोई वोटिंग के लिए पॉइंट है तो वोटिंग में राइट्स किसका है। यहाँ तो क्लियर, वेरी क्लियर। अब आते हैं कि डिस्कस क्या करना है हमने जनरल बॉडी, बैठ गए सब, चालू हो गया। अब डिस्कस क्या करना है, डिस्कस एज पर एजेंडा। एजेंडा की कॉपी सबके हाथ में दी है। एजेंडा की कॉपी का फॉर्मेट मैंने जनरल बनाया है, जिसमें आपकी सोसाइटी का नाम, वेन्यू, डेट, टाइम ये ब्लैंक रखा है,
वो आपने अपने अपने अनुसार अपनी लेटर हेड पे भरना है। बाकी एजेंडा जो आपका आप जाएगा जनरल बॉडी में, इसमें से एक कॉमा भी बदली नहीं करना, एक कॉमा भी बदली नहीं करना। अब हम एक एक करके सारा एजेंडा डिस्कस करेंगे, फास्ट करेंगे, हाँ समय होता जा रहा है, इसके बाद 2-3 टॉपिक और है, ठीक है। कौन पढ़ेगा एजेंडा? पढ़ो एक एक टॉपिक सब, एक एक पहला एजेंडा पढ़ो, समझ लो आपकी जनरल बॉडी चल रही है। Read the minutes of the last annual general body meeting and on to date of the AGM of the society and the special general body meeting of the society and on to date, and if any, and to note the action taken there. यस, वेरी क्लियर, लिखा एकदम क्लियर शब्दों में कि आपका पिछले साल जो एजीएम हुआ था और पिछले साल से ये साल तक जितनी भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हुई है उनके मिनट्स रीड करने हैं, कंफर्म करने हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन कमेटी ने लिया है वो सेक्रेटरी साहब जरा फटाफट 2 मिनट में जनरल बॉडी में बता देंगे। लेकिन वो एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन आप डिस्कस नहीं करना जनरल बॉडी में, नहीं तो पूरी रात उसमें निकल जाएगी, ठीक है। अगर उसके ऊपर एक्शन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, जस्ट नोट इट डाउन, कॉल द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग नेक्स्ट टाइम, और उसमें मिनट्स आप अप्रूव मत करो, ऐसा करके लिख दो, मिनट शुड बी अप्रूव इन नेक्स्ट स्पेशल जनरल बॉडी। छोटा मोटा ऑब्जेक्शन होगा, खत्म करके लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहस होती होगी तो जाने दो, ठीक है, उसको स्पेशल जीबी ले लेंगे। हाँ, आपका लास्ट एनुअल जनरल बॉडी से लेके अब तक जितने भी स्पेशल जनरल बॉडी हुए हैं, अगर हुई है स्पेशल जनरल बॉडी तो सबके मिनट्स आपने रीड करने हैं, कंफर्म करने हैं और सेक्रेटरी के द्वारा लिए गए उसके ऊपर एक्शन के ऊपर एक शॉर्ट में बताना है, मेन पॉइंट। सेकंड एजेंडा पढ़िए सर जी आप, मैं सबको एक एक चांस दूंगा। ठीक, कितना काम आसान हो गया। प्रायर टू एजीएम जो हमने तैयारी करके रखी थी, है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट ऑल फाइनेंशियल ईयर विद एनेक्सर हमने तैयार करके रखा था, डिस्ट्रीब्यूट भी बहुत पहले कर दिया हमने, है ना। हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आया या क्लैरिफिकेशन आया तो हमने जनरल बॉडी के पहले ही सॉल्व कर दिया, तो 99% कोई बहुत बड़ा कपड़ा हुआ होगा वही डिस्कस होगा, अदरवाइज स्ट्रेट अवे क्लियर हो गया, ठीक है, सारा कुछ स्मूथ हो गया। इसमें क्या आपको पास करना है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़िए। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट आपको मिला है फॉर्म नंबर 128, ऑडिट रिमार्क्स और ऑडिट रिपोर्ट जो भी मिली है वो भी पहले हमने सर्कुलर करके रखी है, इसको क्लियरिफिकेशन होगा तो पहले हमसे ले चुका होगा, ठीक है। और फिर कोई अगर कोई सीरियस पॉइंट जिसको कुछ पूछना है जनरल बॉडी में डिस्कस करना है, फटाफट वो भी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट आपको पास करके देंगे और इतना ध्यान रखना, हर एक रेजोल्यूशन में एक प्रपोजल और एक सेकंड डेट रखना। अब यहाँ पे सवाल एक एक्सपेक्टेड है, पूछो प्रपोजल सेकंड डेट कौन हो सकता है? कमिटी मेंबर। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई भी हो सकता है, कमिटी मेंबर भी हो सकता है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं कितनी सोसाइटी को जब एजीएम अटेंड करता हूँ बोलते हैं भाई कमिटी मेंबर प्रपोजल नहीं हो सकता। क्यों भाई, वो फ्लैट ओनर नहीं है क्या? अगर आप सही ढंग से देखें तो सारा का सारा प्रपोजल सेक्रेटरी का ही है, आप तो खाली पास करने वाले हैं। एजेंडा में आया तो मैनेजिंग कमेटी ने तो प्रपोज किया तो आया, समझे कि नहीं? एनी अदर में कोई पॉइंट है तो आप प्रपोज करोगे, नहीं तो इन्होंने सारा प्रपोज किया, कमेटी नहीं किया। फिर भी ऑप्शन होता है वो टाइम में जनरल बॉडी में कोई भी प्रपोज करे उसका नाम लिखना है, सेकेंडेड करे एंड पास यूनानिमसली। और अगर यूनानिमसली नहीं होता है, एक जन बोलता है कि नहीं मुझे ये पॉइंट पास नहीं करना है, उसको ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करना जरूरी है, मिनट में आना चाहिए। प्रपोज बाय 1, सेकेंडेड बाय 2, ऑब्जेक्टेड बाय 3 एंड देन पास यूनानिमसली वहां पे नहीं आएगा एंड ऑल अदर्स एक्सेप्टेड। यूनानिमसली वर्ड नहीं है, यूनानिमसली मतलब बिना किसी के ऑब्जेक्शन के 100% प्रेजेंस लोगों ने पास, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट पढ़िए राकेश जी। To receive from committee staff qualification report or previous COVID year of friendly year of 2021 in form of an action taken thereof. कितना आसान हो गया ये, देखो मैंने आपका जनरल बॉडी बहुत आसान कर दिया। प्रायर जो आपने प्रिकॉशंस ले लिए उसकी वजह से ओ फॉर्म आपने बनाया हुआ है, सर्कुलर किया हुआ है,
ओ फॉर्म बनाया हुआ है, सर्कुलर किया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्शन आया होगा तो पहले से ही क्लैरिफिकेशन होगा तो पहले ही क्लियर हो गया। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है ना, ओ फॉर्म में मैं जरूर एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। बहुत कम समय मिला मैनेजिंग कमेटी को ऑडिट रिपोर्ट से जो रिमार्क है और जनरल बॉडी की तारीख तक, कभी कभी 1-1.5 महीने का ही टाइम मिलता है। समझो आपकी जनरल बॉडी सितंबर फर्स्ट वीक में हो गई तो आपको मुश्किल से 1 ही महीने का टाइम मिला ना, तो आपको पूरी रिपोर्ट को रेक्टिफाई नहीं कर पाए, है ना। तो वो ड्राफ्ट में तो जिस दिन जनरल बॉडी हो रही है रेक्टिफाइड नहीं है, बट आप देखो कि उसको जो सबमिट करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट, उसको रेक्टिफाई करो उसके पहले, ठीक है। और उसको रेक्टिफाई करने का परमिशन जनरल बॉडी में ले लेने का। जनरल बॉडी में हमने 10 रिमार्क्स थे, उसमें से 6 पूरे कर दिए, 4 हम सबमिट के पहले पूरे करेंगे और फिर रजिस्ट्रार को उसका रिप्लाई देंगे या ऑडिटर को उसका रिप्लाई देंगे। वो आप जनरल बॉडी से परमिशन ले सकते हो। दूसरा, ओ फॉर्म में नॉर्मली मैंने क्या देखा, ऑडिटर जो पॉइंट रेस करता है, जो ऑब्जेक्शन रेस करता है, अरे 80% सोसाइटी लिखती है नोटेड, विल डू, है ना, नोटेड, विल डू, विल टेक केयर, ये सेंटेंस नहीं चलते। बीच में एक सर्कुलर था 4-5 महीने पहले, जैसा फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने लिखा इंश्योरेंस नहीं किया, आप बोलेंगे करेंगे, अरे नहीं चलता है। आपको 3 महीने का टाइम मिला ना, इंश्योरेंस करो, पॉलिसी नंबर वो फॉर्म में डालो, ये हमने कर दिया, ये पॉलिसी नंबर है, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, समझे। ऑडिटर ने लिखा वो बंदे का 10 लाख ड्यूज हो गया, मैनेजिंग कमेटी ने कुछ नहीं किया, आप लिखोगे करेंगे, अरे कब करोगे आप, उसके ऊपर क्या करोगे, एक्शन लोगे, क्या क्या एक्शन लोगे, नोटिस भेजेंगे उसको, लीगल नोटिस भेजेंगे और वो पे डालेंगे कि नोटिस ये डालेंगे, प्रोसीजर बहुत लंबा है। 150 एटलीस्ट स्टार्ट करो मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी में सबसे पहले मेंबर को डिफॉल्ट डिक्लेयर करो और 154(b)(29) उसके ऊपर अप्लाई कर दो, उसका पहला नोटिस को एटलीस्ट भेज दो फॉर्म फाइनल में और लिखो इन मैनेजिंग कमेटी मीटिंग रिजोल्यूशन सो एंड सो डेटेड द मेंबर हैज डिक्लेयर्ड डिफॉल्टर, ठीक है, एज सजेस्टेड बाय द ऑडिटर एंड सेक्शन 154(b)(29) इन प्रोसेस, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और क्या ऑडिटर ऑब्जेक्शन ले सकता है बताइए। टीडीएस नहीं किया, ऑडिटर ऑब्जेक्शन लिया, वो कॉन्ट्रैक्टर को लाख रुपए दिया, टीडीएस नहीं काटा, तो क्या करना है, आगे से काटेंगे नहीं, पहला पूरा ब्याज के साथ पे करो, टीडीएस का रिटर्न रिवाइज करो, करेक्शन स्टेटमेंट टीडीएस रिटर्न की फाइल करो और लिखो टीडीएस रिटर्न करेक्टेड एंड रिवाइज्ड विद एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ टीडीएस रिटर्न इज दिस मंथ, उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बड़ा आसान करके रखा हमने, बजट पहले बनाई हुई है, सर्कुलर की हुई है, अगर कोई जनरल बॉडी का मेंबर बोलेगा कि भाई इसको इतना 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 चेंज करना है कर दो और अप्रूव कर दो, अगर मेजोरिटी बोले चेंज कर दो। और बजट खाली बनाने का फायदा क्या है, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री भी बनाती है, कभी एक्शन होता है, बजट कागज पे दिखती है, उससे 10 गुना ज्यादा डेफिसिट में जाती है बाद में, तो यह ऐसा नहीं है। सोसाइटी, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बजट बनाते टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कॉलम्स होते हैं उसमें, पहला आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर, क्या क्या आपने खर्चे किए, ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर, दोनों कॉलम सामने कंपेयर होना चाहिए, ठीक है? और इसमें आपको कोई भी, नॉर्मली मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं 5% इंक्रीमेंट कर दो ना, क्यों 5% पैसा कमाना है क्या, घर पे लेके जाना है क्या, क्यों इंक्रीमेंट करना है। जो आपका एस्टिमेट एक्चुअल, आप अपने बिजनेस का बजट बनाओगे ना तो आप एस्टिमेट डालो, बिजनेस में बैंक लोन लेने के लिए हम लोग प्रोजेक्शन रिपोर्ट नहीं बनाते हैं, है ना परवीन, उसमें आप डालते हो 10% सेल बढ़ गया, 20% ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो चलता है। सोसाइटी एनपीओ है, यहाँ प्रॉफिट नहीं कमाना है, यहाँ आपको ऐसा लगता है कि आज सिक्योरिटी को आप 50,000 महीना दे रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि हमने चेंज नहीं करनी है, हमारे इतना ही रहने वाला, तो आप 50 ही लिखो, उसको 55 मत करो। और इसमें ऐसा भी कर सकते, कोई एक्सपेंसेस आपको लगता है कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, हाँ, वो डिलीट भी मारो, वो डिलीट करेगा, जो नया एक्सपेंस वो ऐड भी करो, वो ऐड करेगा, परफेक्ट, ठीक है। तो कभी भी उसमें एस्टिमेट मत डालो, मतलब जो नहीं पता वो वाला एस्टिमेट नहीं डालो, जो पता है होने वाला वो डालो, ठीक है। अभी आप बोलोगे आज हमने जो आज के खर्चे हैं या जो हमें आगे का फ्यूचर दिखता है, जितना हम देख सकते हैं हमने बजट में डाल दिया,
बट आगे जाकर के अप्रैल 25 में जाके पता चला यार हमारा तो इतना खर्चा पड़ गया, आप क्या करेंगे? बजट में तो 6 महीना पहले पास हुआ, तो अभी चेंज नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हो। बजट कोई लकीर की फकीर नहीं है कि उसके ऊपर चलना है, ठीक है? कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बजट में चलना है। अप्रैल में स्पेशल जीडी बुलाओ, आपने सिक्योरिटी बंदी कर दी, भाई लाख रुपए वाली कर दी, उसका अप्रूवल लो लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं। बजट कैन बी मॉडिफाइड एनी टाइम विद अ फेयर एंड रीजनेबल रीजन, ठीक है? ये बजट पास हो गया भैया, और वो जो बजट पास हुआ ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको नेक्स्ट ईयर से बिलिंग करना है मेंबर को, तो हर बार आपका बिलिंग के फिगर्स चेंज हो जाए, बजट के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, बढ़िया। मुझे पॉइंट कर दो सब, चलो नेक्स्ट। वेरी सिंपल, खाली इतना ध्यान रखना, कईयों को बड़ा दिमाग में ऐसा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप पॉइंट कर दो। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी। ओनली दोज पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन इम्पैनलमेंट, इम्पैनलमेंट की लिस्ट नेट पे अवेलेबल है ना? आप कोऑपरेटिव साइट पे लॉगिन करोगे तो उसमें इम्पैनलमेंट की लिस्ट है, उसी में से ही आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं, ठीक है? गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑडिटर भी हो सकता है, जरूरी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो इम्पैनलमेंट में है, उसका आपके सबकी सहमति से जिसको भी अपॉइंट करना है कर लो, बट कंटिन्यू वन ऑडिटर कैन नॉट बी मोर देन। अब इसमें भी ना मुझे एक सवाल आता है, 3 साल का अगर ऑडिटर है एवरी ईयर ना ऑडिट, एवरी ईयर पास करना है, हाँ उसको रिन्यू करना है एवरी ईयर, ऐसा नहीं 1-3 साल का 1 साल तक अप्रूवल नहीं दे सकते, एवरी ईयर लेना है एंड ओनली जनरल बॉडी में लेना है। अगर किसी कारण पर जनरल बॉडी के एजेंडा में पॉइंट डालना रह गया, या आपने जनरल बॉडी में मैनेजिंग कमेटी को पावर दे दिया कि मैनेजिंग कमेटी विल अपॉइंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वो टोटल गलत है। वो आप ऑडिटर बाद में कोई स्पेशल जनरल बॉडी में अपॉइंट नहीं कर सकते हो, मैनेजिंग कमेटी अपने पावर से कोई मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में नहीं कर सकता है, बड़ा काटा मार हो। ऐसे केस में सिर्फ पावर जाती है रजिस्ट्रार को, वो रजिस्ट्रार ये अज्यूम करेगा कि आपके पास कोई ऑडिटर नहीं है, अगर आपने जनरल बॉडी में अपॉइंट किया, वो रैंडमली कोई भी ऑडिटर आपकी सोसाइटी के लिए भेजेगा, ठीक है? एनुअल जनरल बॉडी मींस ओनली एनुअल जनरल बॉडी, स्पेशल जनरल बॉडी में भी अलाउ नहीं है ऑडिटर को अपॉइंट करना, मैनेजिंग कमेटी में भी अलाउ नहीं है, और एजीएम अगर मैनेजिंग कमेटी को पावर देती है तो भी अलाउ है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न्स आते हैं, जैसा अब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जीएसटी रिटर्न भरते हैं, टीडीएस रिटर्न भरते हैं। एक कोऑपरेटिव सेक्टर में एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट है जो शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है। पहले लोग भरते थे 2019 से पहले, 2019-20 के बाद जो साइट है ना कोऑपरेटिव का, क्या नाम है साइट का? महाराष्ट्र उद्योग और ऐसा कुछ नाम है ना, महासरकार का, तो वो साइट के अंदर 6 रिटर्न आते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 रिटर्न भरने होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। आज की तारीख में वो साइट नहीं चल रही है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट दिया गया है। अल्टरनेट क्या दिया है कि साइट में नहीं अपलोड कर रहे हो आप, उसको मैन्युअली बनाओ और रजिस्टर ऑफिस में देके ठप्पा मार के लेके आओ, वो करना है। 6 रिटर्न कौन से हैं? आप अपने ऑडिटर या अकाउंटेंट या कोई कंसल्टेंट को पूछ लेना। आज के टॉपिक में हमारे नहीं है कि मैं आपको 6 रिटर्न बताऊंगा, बहुत टाइम चलेंगे। 6 रिटर्न ना इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस के अलावा 6 रिटर्न और भरने हैं, कंपल्सरी है, और वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जनरल बॉडी में। हमेशा करने मतलब करने में, एजेंडा में पॉइंट कंपल्सरी होना चाहिए, नहीं तो कमिटी डिस्क्वालीफाई हो सकती है, सेक्शन 75(5). ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। चलो ठीक है, ये कितना नंबर पॉइंट है? 8। अभी देखो इसमें क्या, पहले जो अभी हमने 7 पॉइंट बताए हैं ना, वहां अपने एजेंडा में एक लकीर खींच लो, वो मैंडेटरी। वो कोई भी सोसाइटी को एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए अपने एजेंडा में। 1 to 7 जो अभी हमने डिस्कस किए, एक भी पॉइंट नहीं छूटना है, कंपल्सरी डालना है।
ठीक है। अब 8 नंबर पॉइंट है, वो अगर आपको एप्लीकेबल होता है तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। क्या पॉइंट है वो? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हुआ है, जरूरी कि नोटिस और भी बहुत कम्युनिकेशन हो सकती है, वो जनरल बॉडी की नजर में लाना कंपल्सरी है। भले वो आपका सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। जैसे आपको एक छोटा सा नोटिस पीडीएस डिपार्टमेंट से आ गया कि ये फॉल्ट था, आपने वो रिटर्न रिवाइज करके भर भी दिया, आपको नोटिस आया था, गवर्नमेंट से आया था ना, आपको जनरल बॉडी के नजर में लाना है। आपको रजिस्ट्रार से कोई लेटर आया कि ये काम नहीं किया है, बाद में आपने रजिस्ट्रार को हेयरिंग किया, सर्टिफाई भी कर दिया, आपको जनरल बॉडी की नजर में लाना है, वो एजेंडा में डालना है। आपका कोई कोर्ट केस चालू है, अभी तक चालू है, खत्म नहीं हुआ, तो भी उसको डालना है। तो मेरा मोटा मोटा बोलने का मतलब है कि ऑल कंप्लीटेड और नॉन कंप्लीटेड एनी करस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो आपको जनरल बॉडी को ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उसको डालना है, बताना है कि ये कार्यक्रम हमारी सोसाइटी में ये चीजें गवर्नमेंट के लिए हो रही है, कंपल्सरी। हाँ, चाहे वो मेंबर ने सोसाइटी पे किया, सोसाइटी ने मेंबर पे किया, या कोई थर्ड पर्सन ने सोसाइटी पे किया, या सोसाइटी ने कोई थर्ड पर्सन पे किया। जहां भी सरकार के साथ करस्पॉन्डेंस हुई है, सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, वो आपको जनरल बॉडी की नजर में लाना है। नेक्स्ट, ये ऑप्शनल पॉइंट है। अगर आपको कोई ऐसा एक्सपेक्टेड बड़ा खर्चा दिख रहा है आगे, कि आगे हमको रोड बनाना है, टेरिस का वाटर प्रूफिंग है, बाउंड्री वॉल है, या किसी के ऊपर रिकवरी केस करना है, या कोई भी ऐसी चीजें हैं एक्सपेक्टेड, मतलब आपको अभी अप्रूवल लेने के लिए फिर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं, आपकी जनरल बॉडी एजीएम चल रही है, तो आप उसमें पहले से पता है कि ये हमारा नियर बाय प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को ये एजेंडा में डाल के आप अप्रूवल लें, ठीक है। अगर आप लोगों को मेंटेनेंस का पैसा बताना हो, वो तो बजट में आ गया, वो किसमें आ गया? वो बजट पास हो गया ना, बिल एग्जैक्टली बजट के हिसाब से पड़ेगी, बस बिल में आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। नहीं तो लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि हम 25 पैसा बढ़ा रहे हैं। नहीं, पैसा कुछ बढ़ाने का नहीं होता ऐसा। बजट में खर्चा बढ़ा है तो उतना रुपया बढ़ेगा, परसेंटेज से कभी भी बिल नहीं बढ़ता, कभी भी नहीं बढ़ना ना, कभी ये गलती नहीं करना कि आपका बिल 5% बढ़ा दिया, नहीं, आपका कौन से खर्चा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी का, हाउसकीपिंग का, अकाउंटिंग का, ऑडिट का, प्रिंटिंग का, स्टेशनरी का, फायर एक्सटेंशन का, स्विमिंग पूल का, लिफ्ट का, कौन सा बढ़ रहा है, वो खर्चे में बजट में उसमें इंक्रीमेंट करना, और वो खर्चा सेक्शन 65 से 71 लेवी ऑफ चार्जेस है, कौन से हेडिंग में आता है, वो हेडिंग में उतना रुपया सिर्फ बढ़ाना, क्योंकि वो रुपया आपको इक्वल लेना है कि एयर वाइज लेना है, एरिया वाइज लेना है, वो आपका लेवी ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करता है। समझ में आया? लेकिन वो अप्रूवल लगेगा ना उसका। आपको देखो क्या हो गया, नहीं कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, आपने बजट में अप्रूवल ले लिया, आप बढ़ा दो, बजट बढ़ गया ना, बढ़ा दो। बजट कैसे है, हर हेड वाइज है, अलग अलग एक्सपेंसेस वाइज है, एक से लेकर 50 आइटम लिखी है, कौन सी आइटम पे कितना खर्चा हो रहा है, तो बजट में जिस आइटम पे खर्चा बढ़ गया बढ़ा दो, बिल में बढ़ा दो। 40 लाख का बजट है, 45 है, तो 5 लाख रुपए जो बढ़ेगा तो एरिया वाइज बढ़ाने के नंबर, वो कौन से हेड में बढ़ा है, कौन से खर्चे में बढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली वो बिल में बढ़ेगा, ठीक है। अंदर तुम नहीं 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो, उसको काटा मार दो, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 25% है, 50% गलत है, 50 पैसा बढ़ा दिया वो गलत है। तो ये बोल तो बजट बचा। Yes, budget is head wise and increment is budget wise. Clear? हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, हम थे इनके पॉइंट पे मेंटेनेंस का, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल आपको मेंटेनेंस का खर्चा सामने दिखता है, तो फास्ट ट्रेन है ना भैया, हम एजीएम में बैठे हैं ना, फास्ट ट्रेन में बैठे हैं, तो स्पेशल जनरल बॉडी स्लो ट्रेन की क्यों इंतजार करेंगे, आज की एजीएम पे ही उसको पास करके ले लेंगे, स्पेशल जनरल बॉडी में सबका समय बचे, और पहले से एजेंडा शुरू होने से पहले, लिखने से पहले पता है कि ये खर्चा करना है, तो डाल दो एजेंडा में ये पॉइंट के अंदर, और नहीं करना तो मत डालो, बाद में मालूम पड़ेगा खर्चा करना तो स्पेशल जनरल बॉडी बुला लो। क्लियर? नेक्स्ट,
consider any other matter with the permission of the chair, excepting those requiring power notice after the regular agenda is over and which are permitted under the provision of the Act, rules and bylaws. इसके बारे में सब लोग ध्यान दें, ठीक है। एनी अगर कोई मैटर है जो जनरल बॉडी में किसी के दिमाग में आ गया और विद प्रायर परमिशन ऑफ द चेयरमैन एंड बेटर अगर रिटर्न परमिशन होगा, रिटर्न रिक्वेस्ट होगा तो चेयरमैन उसको समझे कि ये जनरल बॉडी का पॉइंट है तो उसको डिस्कस करके उसका रेजोल्यूशन पास कर सकती है। चेयरमैन समझे ये जनरल बॉडी के लिए नहीं है पॉइंट, इसको हम नेक्स्ट मैनेजिंग कमेटी में ले लेंगे, हमारे को पावर है, या उसको बाद में स्पेशल जनरल बॉडी में लेंगे तो वो चेयरमैन उसको डिफर कर देगा और ऐसा लगेगा कि नहीं ये एजीएम का ही पॉइंट है तो उसको, और एजीएम में समय भी है, जल्दी खत्म हो गई हमारी, तो वो उसको कंसिडर कर सकता है। दैट्स इट। हाँ, वो मैंने पहले बोला है। हाँ, आपने बोला है और 2 हम डालना भूल गए, गलती से रह गया, दोनों आने वाले एट द टाइम ऑफ एजीएम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजीएम वो दिखा सकते सबको। देखो कैंसर का इलाज बोलते हैं फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए, अगर नहीं करते तो थर्ड स्टेज में हाथ तो नहीं खड़ा करते, कोशिश तो करते हैं ना, बस बाद में कोशिश करो, बाद में बच पाओगे नहीं बच पाओगे वो नहीं पता, ठीक है। हाँ, कोशिश करना है, ऐसा नहीं कि 14 दिन पहले नहीं दे पाए और जनरल बॉडी के दिन रेडी है तो भी नहीं देना है, नहीं दे दो, दे रहा है दुरुस्त है, थर्ड स्टेज पे कैंसर आ गया, ठीक है, बच के नहीं बचे तो जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम्पल से समझ में आया ना, तो सब कुछ कोशिश करो बिफोर ड्यू डेट जो उसका टाइम से समय दिया गया उसके अंदर सारा काम करो, और कभी लेट हो जाते हैं तो करो, ये सोच के मत करो कि हम उस काम के लिए लेट होंगे, है ना, बचना होगा तो बचेंगे, नहीं तो जो होगा जो हो गया फाइट उसको सामना करेगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरिंग दी एजीएम वाला फेज 2 हमारा कंप्लीट, हमने क्या और कैसे डिस्कस करना है। हाँ, एसोसिएट मेंबर एक बार बन गया वो लाइफ लॉन्ग है अंटिल अनलेस ओरिजिनल मेंबर उसको डिसकंटिन्यू नहीं करता। नहीं, एसोसिएट मेंबर में पता है ना, अगर एक बार आप बन गए ना, है ना, तो आप लाइफ लॉन्ग एसोसिएट मेंबर है। नहीं, एसोसिएट मेंबर के लिए कंसेंट की भी जरूरत नहीं है, कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। आपकी 30 सितंबर को एजीएम है, आपने एक साल पहले जनवरी में ही एसोसिएट मेंबर बना दिया, ठीक है, फिर 30 सितंबर को खाली ओरिजिनल मेंबर को एक बार तो बताना पड़ेगा कि ये मीटिंग हमारा एसोसिएट मेंबर अटेंड करेगा, एक सिंपल लेटर, उसके लिए कोई फॉर्म की जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है, एक सिंपल लेटर बताना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि नहीं तो पहला अधिकार तो फर्स्ट मेंबर का है ना, तो फर्स्ट मेंबर नहीं है तो सेकंड मेंबर के लिए भी उसको लेटर देना है, एसोसिएट के लिए उसको लेटर देना है कि वो अटेंड करेगा, बट उसके लिए कोई दूसरा उसके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं करनी है। एक बार बन गया तो वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक ओरिजिनल मेंबर उसको डिस्क्वालीफाई हो। हाँ, तो भी ओरिजिनल मेंबर नहीं है, देखो उसके लिए 10A फॉर्म देना है, 10A फॉर्म में उसको सारे राइट्स आ गए, 10A फॉर्म में ओरिजिनल मेंबर के ना करस्पॉन्डेंस राइट चले जाते हैं। अगर ओरिजिनल मेंबर ने एक फॉर्म नंबर 5 आ गया, आपने एसोसिएट मेंबर दे दिया, है ना, उसके लिए उसको परमिशन लेनी है, और फॉर्म नंबर 10 ने दे दिया तो उसने अपने सारे राइट्स दे दिए अदर देन प्रॉपर्टी राइट, तो फिर वो कभी भी कर सकता है, क्योंकि वो 10 आ गया तो ऑफिस बेरर भी बन सकता है। ऑफिस बेरर के लिए छोटे छोटे डिसीजन के लिए थोड़ी उसकी परमिशन लेगा ओरिजिनल मेंबर की, उसको ओपन राइट्स मिलेगा सोसाइटी करस्पॉन्डेंस में। ये क्वेश्चन है ना आपका कि अगर समझो कि कमेटी मेंबर जो एक बार एसोसिएट मेंबर बन गया तो हर बार उसको परमिशन मतलब चिट्ठी लाना है क्या करके, आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी उनको इलेक्ट कर दिया है। इलेक्ट करने के बाद एक बार मैं कमेटी में आ गया तो फिर हर बार आपको उनका परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई कार्रवाई हुआ, मेन मेंबर जो है, मेन मेंबर अगर डिफॉल्टर हो गया तो एसोसिएट मेंबर कमेटी में है तो उसका एसोसिएट मतलब कमेटी मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये बात भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो हर बार चिट्ठी लाने का जरूरत नहीं है। आपने ये आप उसको बोल दो मिनट्स के बारे में, आपको मिनट्स कैसे चलते चले, तो आपने ऑलरेडी बिफोर हाँ पास हो जाता है, फिर वहाँ पे भी किसी को
उसके बाद जो है मिनट सर्कुलेट हो जाते हैं, मिनट सर्कुलेट होने के बाद में भी 2-3 महीने तक किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आता। उसके बाद में ऑब्जेक्शन कौन देते हैं, उसका रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्शन कौन देता है जो आज 4-4, 5-5 साल से एजीएम अटेंड नहीं करता है, उसके लिए उसको अगर मिनट्स अप्रूव्ड हो गए, है ना, अप्रूव्ड हो गए, पास भी हो गए नेक्स्ट जनरल बॉडी में, फिर वो उसके ऊपर चाहे वो अटेंड किया हो एजीएम या ना अटेंड किया हो, वो नहीं ले तो सकता। ऐसे लोगों के लिए कुछ है क्या जो कि एजीएम अटेंड करते ही नहीं है और पहले था एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर का क्लॉज था, वो अभी निकल गया है, अभी सारे ही एक्टिव है, बोले 10 साल एजीएम नहीं अटेंड किया, अभी वैसा क्लॉज है। ओके, गुरमीत सर ने ऑलरेडी आपको जनरल बॉडी आपको क्या करना है और जनरल बॉडी में क्या करना है, ये 3 पार्ट में उन्होंने बताया था और 2 पार्ट ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर रहा पोस्ट जनरल बॉडी। पोस्ट जनरल बॉडी क्या होगा कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीटिंग बनी हुई है, मीटिंग बन गया तो वहाँ पर डिस्कशन हो गया, बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हो गया, तो अभी कहीं भी इसको डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट मीन्स रेजोल्यूशन को आपको मिनट्स तैयार करना है। अब ये मिनट्स कौन तैयार करेगा? मिनट्स जो है सेक्रेटरी तैयार करेगा। सेक्रेटरी विल प्रिपेयर द मिनट। टाइमलाइन कितना है मिनट्स प्रिपेयर करने के लिए? जिस दिन आपका जनरल बॉडी हो गया उसका 90 दिन के अंदर मिनट्स को तैयार करना है। कोई भी एक कमेटी मीटिंग के अंदर आप कमेटी मीटिंग के अंदर मिनट्स को तैयार करोगे और वहां पर कमेटी में उसको अप्रूव करोगे। एक बार आपने कमेटी में अप्रूव किया, देन आप हर एक मेंबर को आप सर्कुलेट करोगे कॉपी, कि जो मीटिंग में भले आया हो या मीटिंग में नहीं आया हो, आप सभी को कॉपी सर्कुलेट करोगे और उनका कमेंट्स के लिए, उनका कमेंट्स अगर किसी भी प्रकार का वो फीडबैक देना चाहते हैं, अगर या कोई भी किसी ने एक पॉइंट बोला था वो भूल चूक से वहाँ पर नोटिंग नहीं किया है, या अगर समझिए कि वहाँ पर एक डिसेंट मेंबर था कि किसी ने ऑब्जेक्शन बोला, कि वो ऑब्जेक्शन को भी वहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन बोला था, 90% लोगों ने अप्रूवल दिया था, 10% लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, तो वो ऑब्जेक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, XYZ ने इसने क्या बोला, उसने क्या बोला कर। तो इस प्रकार से आप मिनट्स को तैयार करोगे और यहाँ पर आप सर्कुलेट करोगे, मेंबर्स को दोगे। अभी यहाँ पर जैसा कि सर ने या किसी ने बताया कि 2 साल के बाद वो ऑब्जेक्शन ले सकता है क्या, राइट? तो ऐसा मेंबर भी होंगे कि वो अपना इनसाइट देना चाहते हैं सोसाइटी का कामकाज के बारे में, भले उन्होंने जनरल बॉडी में आया नहीं है। जब मिनट सर्कुलेट हुआ तो वो लिखते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये ऐड करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, ये मेरा व्यू है, तो वो मिनट्स के अंदर आप ले लो। तो क्या ले सकते हैं क्या? वो जनरल बॉडी में हम जस्ट गोइंग अहेड कि जनरल बॉडी में वो प्रेजेंट थे नहीं, बट हालांकि वो और बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो क्या उसको हम कंसिडर कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम उस चीज को कंसिडर नहीं कर सकते। जो मेंबर प्रेजेंट था मीटिंग में, उन्होंने जितना बोला है उतना ही चीजों को कंसिडर किया जाएगा और मिनट्स प्रिपेयर किया जाएगा, राइट? अभी 15 दिन वेट करना है। जब जिस दिन सर्कुलेट किया उस दिन, उससे 15 दिन, कोई कंफ्यूजन है, राइट? 15 दिन वेट करोगे और उसके बाद उस मिनट्स को आप फाइनल करोगे, और फाइनल करके अगर समझो किसी का फीडबैक आ गया, वैलिड फीडबैक है, तो आप उसको कंसिडर करोगे मिसिंग हुआ है, या अगर नहीं है तो देन आपका मिनट्स वहाँ पर फाइनल हो जाता है। 15 दिन के अंदर किसी का फीडबैक वगैरह नहीं है, एंड उसको आप नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर आप उसको अप्रूवल के लिए, मतलब रेटिफिकेशन के लिए डालोगे। सो दिस इज हाउ पोस्ट जनरल बॉडी आपका जो मिनट्स प्रिपेयर होगा। अब गुरमीत सर ने आपको पहले भी बताया होगा, फिर भी मैं एक और बार बता रहा हूँ कि हर जनरल बॉडी होती है, आपका एनुअल जनरल बॉडी होती है, तो उसको आपको वीडियो शूटिंग के अंदर करना है। आपने क्लैरिटी दिया होगा 15 जून 2010 को, बिकॉज हर एक सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट रहता है, 2 पार्टी रहती है, और उस चीज़ को लेकर के झगड़ा एस्केलेट होता है जनरल बॉडी में। तो आपको हर जनरल बॉडी है ना, उसको वीडियो शूटिंग के अंदर ही करना है, ताकि आपका झगड़ा मतलब एक रेस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का गाली गलौज होना नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ को कंसिडर करके ये सर्कुलर इशू किया है। देन इसके अलावा कि अगर आपने समझो 3 महीने के अंदर मिनट्स ही तैयार नहीं किए तो क्या होगा? मिनट्स ही नहीं हुआ,
मिनट्स तैयार करना था 3 महीने के अंदर, बट किया ही नहीं। कोई सोसाइटी में 6 महीने की बात करते हैं, तो उस जनरल बॉडी का क्या होगा? कायदा बोलता है 3 महीने के अंदर करना। 3 महीने के अंदर नहीं किया तो एज गुड एज मीटिंग इज इनवैलिड। ये मेरा व्यू है, क्योंकि आपको बोला है 3 महीने के अंदर करो। जब तक आप मिनट्स को रिकॉर्ड नहीं करते हो, उसके बावजूद आप अगर आगे लेके चलते हो, एज गुड एज वो जनरल बॉडी इनवैलिड करती, मतलब कोई मिनट्स कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। थर्डली, इन्होंने बताया कि हर जनरल बॉडी में आपको एक ऑडिटर, नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करना है। ऑडिटर को आप अपना जनरल बॉडी में अपॉइंट करोगे, रेजोल्यूशन पास करोगे। रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपको उनका कंसेंट लेना है। जिस ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया उनका कंसेंट लोगे, और वो वन ऑफ द रिटन, जो 6 रिटन बताया सर ने, उसमें से ऑडिटर का कंसेंट लेके सबमिशन करना, ये वन ऑफ द रिटन है, कंप्लायंस है पोस्ट जनरल बॉडी। इन एडिशन टू दैट बाकी का 6 रिटन बताया उन्होंने, और 5 रिटन क्या है? आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको अपलोड करना है। देन कंसेंट अपलोड करना है। अगर आपने कुछ मॉडल बायलॉज चेंजेस है, मॉडल बायलॉज में अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह आपने प्रपोज किया है, वो भी आपको अपलोड करना है। ऐसे टोटल 6 रिटर्न है, वो आपको फाइलिंग करना पड़ता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आपका 30 सितंबर को जनरल बॉडी हुआ, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको अपलोड करना है। सो दिस इज पोस्ट जनरल बॉडी आपका कंप्लायंस है। पोस्ट जनरल बॉडी आपका कंप्लायंस है। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड पोस्ट जनरल बॉडी क्या है। और कोई मिसिंग है? थैंक यू वेरी मच भाई।